This call is now being recorded. चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती की 192 बैठक में आप सभी का स्वागत है। इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। वैसे तो गुस्सा किसी के लिए भी जायज नहीं होता है और कहते हैं अक्सर गुस्सा करने वाला व्यक्ति अपना खुद का ही नुकसान करता है, दूसरों का नुकसान कम करता है। आज हम बच्चों में गुस्से और एंग्रिश बिहेवियर की वजह से होने वाली समस्याओं और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विषय पर बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मालविका डांगीवाला जी। आप पेशे से एक मनोवैज्ञानिक हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी के अलावा टूरिज्म मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आपने पढ़ाई की है। नॉर्थ इंडियन वोकर क्लासिकल म्यूजियम में विशारद एवं फ्रेंच भाषा का भी आपने अध्ययन किया है। अभी भी आप LLB कर रही हैं, तो वर्तमान में आप कानून की विद्यार्थी भी हैं। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है आज हमारा, इफेक्ट्स ऑफ एंगर एंड इम्पल्सिवनेस ऑन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, गुस्सा हर एक के लिए नुकसानदायक है, लेकिन बच्चों पे इनका क्या असर पड़ता है, इस पर बातचीत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मालविका जी को। ओवर टू यू मालविका जी। आप सभी को मेरा नमस्ते, वेरी हार्टी गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड ऑल। और अभी जब ज्वाइन हुई उस टाइम मैं सबको देख रही थी, आई रियली एंजॉयड ज्वाइनिंग। जब आप लोगों ने सबसे ज्वाइन किया, इट वाज रियली नाइस टू सी ऑल ऑफ यू। एक बहुत प्यारा सा आप लोगों का ग्रुप है, सो इट्स रियली नाइस। और जैसा चौबे सर ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बताया कि गुस्सा हम सभी को आता है, और गुस्से के साथ मैंने आज इम्पल्सिवनेस को भी ऐड किया है हमारे टॉपिक पे, क्योंकि मैं जब यहाँ बुरहानपुर में बिहेवियर मॉडिफिकेशन के सेशंस लेती हूँ। मैम माइक थोड़ा क्लोज कर लीजिए, आवाज डिस्टर्ब हो जी। इज इट बेटर नाउ? इट्स ओके। यस। तो जैसा कि मैं बोल रही थी, मैं यहाँ पे बुरहानपुर में बिहेवियर मॉडिफिकेशन के सेशंस कंडक्ट करती हूँ। हर एक एज ग्रुप के होते हैं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी रहते हैं बच्चे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर बचपन से ही उनमें कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स हम अगर डाल देते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर्स अगर हम डाल देते हैं, तो आगे जाके उनको इम्पल्सिवनेस के साइड इफेक्ट्स या ये जो भी बिहेवियर इश्यूज हैं उनके साइड इफेक्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं क्या क्या चीजें अपने सेशंस में रखती हूँ उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी। और जैसा सर ने बताया कि एंगर या गुस्सा एक बेसिक इमोशन है, हम सभी को आता है, कोई दिक्कत भी नहीं है। जैसे कि हम सब खुश होते हैं वैसे ही हम गुस्सा भी होते हैं। इम्पल्सिवनेस आवेग का होना है। बेसिकली to define impulsiveness, I would say that it is a tendency to act without thinking. बिना सोचे समझे जब हम एक्ट करते हैं या रिएक्ट करते हैं उसको इम्पल्सिवनेस बोलते हैं, और वो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। ये दोनों ही चीजें अगर नॉर्मल लिमिट में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब ये नॉर्मल से ज्यादा होने लगती। जैसे कि इरेशनल, बहुत ज्यादा हमको इरेशनल बिहेवियर में ये चीजें हमारे रिफ्लेक्ट हो रही हैं, या फिर अगर ये चीजें हमारे डेली लाइफ को जब अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं, या फिर हमारे रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं, तब ये हम सबके लिए एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का विषय बन जाती है। और खासकर बच्चों में ये चीजें देखने में बहुत ज्यादा आ रही हैं। छोटी छोटी सी बातों को लेकर आजकल बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। टीचर्स भी कंप्लेंट कर रही हैं, पेरेंट्स की तो खैर कंप्लेंट रहती ही है, लेकिन टीचर्स की बहुत ज्यादा कंप्लेंट हो रही है इस विषय में। तो अगर आप सब बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, इनफैक्ट आप सबके भी ऐसे कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, जो टीचिंग में है उनके टीचिंग में एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, अदरवाइज फैमिली में भी ये सारी चीजें हमको बहुत कॉमन देखने को मिलती हैं। तो अगर हम ये देखें कि हम कैसे पहचानेंगे कि क्या नॉर्मल है, क्या नॉर्मल नहीं है, हाउ विल वी ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा हो रहा है कि बच्चा बहुत सारे टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है छोटी छोटी बातों पे लेकर, अगर कहीं आपके साथ घूमने गया है और घूमने जाते ही उसने शॉपिंग मॉल में गए हैं आप लोग, और वहां पे वो बोलता है कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, अगर आप मुझे अभी अभी दिलाएंगे तो वहीं पे अगर लेट जाता है बच्चा, तो ये इस तरीके का अगर बिहेवियर है तो इट्स अ वार्निंग साइन, हमको वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा।
अगर ऐसा हो रहा है कि बच्चा आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेट में बहुत आ रहा है, वर्बल आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं उसके, चिल्ला रहा है या फिर धमकियां दे रहा है, किसी को डराने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं ये भी हमारे लिए एक वार्निंग सिग्नल है। या फिर अगर फिजिकल असॉल्टिंग बिहेवियर हमको उसका रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे कि चांटा मार दे रहा है। मेरे पास एक काउंसलिंग में केस आया था जहाँ पे 6th क्लास की बच्ची थी वो, और थोड़ा सा भी अगर उसको कुछ ऐसा सुनने में आ गया जो वो नहीं सुनना चाहती, तो जो भी सामने होगा या जिसने बोला उसको एक चांटा मार देती। या फिर अगर ऐसा हो रहा है कि पंचिंग कर रहे हैं, चिमटी फोड़ देते हैं बच्चे, या फिर धक्का दे देते हैं, इस तरीके के अगर बिहेवियर्स हमको देखने को मिल रहे हैं उनके, तो फिर या फिर अक्सर अभी मैंने एक रिसेंटली एक केस आया था जहाँ पे कि बच्चा अपने पास में छोटी सी एक कैंची रखता था या नेल कटर भी रखता था और वो उसी से हार्म करने की कोशिश कर देता था। तो अगर इस तरीके के बिहेवियर्स हो रहे हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, तो देन अगेन दैट्स अगेन अ वार्निंग सिग्नल। या फिर अगर हमको ऐसा लग रहा है कि बच्चा किसी की प्रॉपर्टी या कोई ऑब्जेक्ट को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि फाड़ दिया, पेपर ही फाड़ दिया, नहीं मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मेरे अगेंस्ट हुआ तो जो भी सामने दिख रहा है मैंने उस चीज को फाड़ दिया। या फिर हमने चीजों को, बच्चों ने किसी चीज को उठा के फेंक दिया, तोड़ दिया। मोबाइल फोन अक्सर बहुत ज्यादा फूट रहे हैं आजकल, बच्चों के पेरेंट्स की कंप्लेंट्स आ रही है कि जो चीज हाथ में होती है गुस्सा आता है वो उठा के फेंक देता है बच्चा। बहुत कॉमन इस टाइप की चीजें हो रही है। ऐसे दरवाजा, द चाइल्ड स्टार्ट स्लैमिंग द डोर, बच्चे एकदम से दरवाजा जोर से फेंक देगा। तो अगर ये सारे बिहेवियर्स दिख रहे हैं तो ये तो सारे सिग्नल्स हैं कि उसका कहीं ना कहीं बिहेवियर डिसऑर्डर में रिफ्लेक्ट हो ही रहा है। और जहाँ पे एंगर और इम्पल्सिवनेस दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, तो उसको हम लोग साइकोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। मैम आपकी आवाज चली गई है। हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? जी 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 जी। जी 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 जी। तो इसको साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। जैसा कि आप नाम सुन रहे हैं, एक्सप्लोसिव है, अचानक से भड़क जाता है बच्चा। हमने एक चीज और इसमें ऐड करी है कि फिजिकल क्या इफेक्ट हमको इस पे देखने को मिलते हैं। तो गुस्सा जब बार बार बच्चा करता है और छोटी छोटी सी चीजों पे गुस्सा करता है, तो सबसे पहला इम्पैक्ट होता है कि उसके पैल्पिटेशन बढ़ जाते हैं, उसका बीपी रेज होने लगता है। फिर दूसरा एक और इशू होता है कि उसके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, जैसे कॉर्टिसोल रिलीज बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, या फिर एड्रेनलिन बहुत फ्रीक्वेंटली रिलीज होता है। और जब इस तरीके के हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स अगर बहुत फ्रीक्वेंटली रिलीज होते हैं, तो हम सभी को पता है कि बार बार इसका रिलीज होना, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा रिलीज होना, हम सबके इम्यून सिस्टम के ऊपर बहुत सीवियरली हार्म करता है। नॉट ओनली दैट, हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी रेज होता है, हमारे मसल्स टेंस होने लगते हैं जब हम फ्रीक्वेंटली इस टाइप का बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे एरियाज है जहाँ पे फिजिकल इम्पैक्ट और मेंटल इम्पैक्ट हमको या नेगेटिव इफेक्ट हमको एंगर और इम्पल्सिवनेस का देखने को मिलता है। अब अगर मैं एक पर्टिकुलरली हम ये बात करें कि इसका कॉज क्या है, ऐसा क्यों होता है, तो जनरली एक वो आता है कि कुछ तो जेनेटिक होता है, आप लोग सब इस बात से एग्री करेंगे, जेनेटिक्स में होता है। या फिर बायोलॉजिकल भी होता है। बायोलॉजिकल की अगर मैं बात करूं, तो जो रिसर्च है उसके थ्रू हमको पता पड़ता है कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली गुस्सा करते हैं या इम्पल्सिव हो जाते हैं, तो उनमें सेरोटोनिन एक हार्मोन है जो कि, और एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है, वो नॉर्मल से कम क्वांटिटी में इन बच्चों में पाया जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द बायोलॉजिकल कॉजेज दैट कैन रिफ्लेक्ट इन दीस स्टेट। सेकेंडली, एक एनवायरमेंटल और रीजन होता है, ये भी बहुत कॉमन है कि अगर बच्चों में कुछ चाइल्ड अब्यूज हुआ है, या फिर फिजिकल अब्यूज हुआ है, या फिर उनकी फैमिली की कंडीशंस कुछ ऐसी हैं, तो देन दैट्स आल्सो प्रीटी ओके कि हाँ एनवायरमेंटल कॉज है। लेकिन मैंने जो अभी तक ऑब्जर्व किया है मेरे करियर में, और जिस चीज पे मैं बहुत ज्यादा फोकस भी करती हूँ,
वो है मेरा बोलना कि जो बच्चे पेरेंटल और सोशल लर्निंग से ग्रास्प कर रहे हैं, दैट इज वन ऑफ माय मेजर कंसर्न। बच्चे जब अपने पेरेंट्स को गुस्सा करते हुए देखते हैं, या फिर सोशली जब वो कुछ चीज देखते हैं, आजकल टीवी में बच्चे देख रहे हैं, या वीडियो गेम्स में देखते हैं, या फिर हम कार्टून्स की बात करें तो कार्टून्स में जब बच्चे देखते हैं कि अगर होमवर्क नहीं करता है तो बच्चा अजीब की आवाज निकालता है और उसकी मदर उस पर चिल्लाती है, और वो अलग से बहुत ही प्रोवोकेटिव टोन होती है, बहुत ही ऐसी टोन होती है कि जो बर्दाश्त नहीं करी जा सकती है। तो ये सारी सोशल लर्निंग और पेरेंटल लर्निंग के थ्रू जो बच्चे देख रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी डेंजरस इट इज एक्सट्रीमली हजार्डस। तो यहाँ पे दिस इज द एरिया वेयर वी कैन वर्क अपॉन। ये हमारा एरिया है जहाँ पे कि हम इस पे कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि गुस्सा हमने देखा है बहुत बार काउंसलिंग में जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो व्हाट आई रियलाइज कि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को काउंसलिंग होती है वहाँ पे। बिकॉज जब मैं डिटेल्स में जाती हूँ मैं उनसे बातचीत करती हूँ कि फैमिली में और कौन कौन गुस्सा करता है, या फिर आपके जो ग्रैंड पेरेंट, आपके जो पेरेंट्स हैं या बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनमें बच्चे ने ऑब्जर्व किया है, तो अक्सर बातों में निकल के आता है कि हाँ, गुस्से में हम लोग भी रिएक्टिव हो जाते हैं, कई बार हम लोग भी हमारी कुछ बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है। तो द किड्स आर वेरी फास्ट लर्नर्स, दे अडॉप्ट ऑल दीज थिंग्स, वो बहुत जल्दी इन चीजों को पिक करते हैं और देन फ्रीक्वेंटली उनके बिहेवियर में सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं। तो माय मेजर कंसर्न इज दैट इस तरीके की सोशल लर्निंग को और पेरेंटल लर्निंग को अगर हम उसमें थोड़ा सा वर्क करें तो उसके बहुत प्यारे से रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं, दैट द किड्स आल्सो स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्फ, तो खुद अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करते हैं। So this is one thing which I would really like to put forward in all my sessions. Then एक होता है लाइफस्टाइल की, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल में भी ये सारी चीजों के ऊपर बहुत सारा फैक्टर आ जाता है, इन द सेंस कि पित्त प्रवृत्ति की हमारे आयुर्वेद के हिसाब से वात, पित्त और कफ, ये तीनों चीजें होती हैं। और अगर वात, पित्त और कफ में पित्त की मैं अगर बात करूँ तो पित्त एक ऐसा फैक्टर है जो नॉर्मली हमको गुस्सा ज्यादा दिखाता है। पानी पीने की प्रवृत्ति कम होती है जिनका पित्त बैलेंस होता है, या फिर जिनमें पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। सो दीज फैक्टर्स दे रियली इम्पैक्ट। अगर हम और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, आजकल सुसाइडल रेट बहुत बढ़ रहा है। लॉन्ग रन में फिजिकल या मेंटल या फिर एरियाज में इन चीजों का हमारे ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसा मैंने बताया कि फिजिकली ये सारे इश्यूज होते हैं, लॉन्गर रन की अगर बात करें, अब वी हैव सो मेनी डॉक्टर्स जॉइंड हियर, दे नो दिस बेटर देन मी। इम्यून सिस्टम होता है हमारे डाइजेशन के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन के जितने भी इश्यूज आते हैं, अगर मेरे पास कोई मुझे बोल रहा है मैम इश्यूज आ रहे हैं, मेरा सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि आप पर्सन हैं, क्या आप एंगर इश्यूज, बिकॉज ये इमोशन अगर एक्सेस में यूज होता है तो ये हमारे डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है। ये मैडम आई थिंक आपके पास कोई फोन है क्या डिस्टर्ब कर रहा बार बार? कुछ ऐसी डिवाइस है क्या जिससे आवाज डिस्टर्ब हो रही है आसपास? बेटर नाउ, मैंने मेरा ये रिमूव किया है। अब ठीक है, अब ठीक है। ओके, आई हैव रिमूव्ड माय हेडफोन। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्पैक्ट करती हैं, या फिर अगर हम बात करें कि हमारे इम्यून सिस्टम पे ओवरऑल इसका इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अगर हम मेंटल चैलेंजेस की बात करते हैं या मेंटल इम्पैक्ट्स क्या इस पे होते हैं, तो सबसे गहरा इम्पैक्ट होता है, इट इम्पैक्ट्स आवर कंसंट्रेशन लेवल, इट इम्पैक्ट्स आवर मेमोरी सिस्टम, इट ऑल्सो इम्पैक्ट, इससे लॉन्गर रन में एंग्जाइटी इश्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं, डिप्रेशन के इश्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं, और एकेडमिक परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ साथ हमारा जो रिलेशनशिप स्टेटस है उसके ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। तो ये तो सारे हमने बात करा कि फिजिकल इम्पैक्ट क्या होता है, या फिर मेंटल इम्पैक्ट क्या होता है,
या फिर दूसरे एरियाज में क्या क्या इश्यूज आते हैं। नाउ बेसिकली आई वुड लाइक टू शेयर कि मैं मेरे बिहेवियर मॉडिफिकेशन सेशन में क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेट करती हूँ जिससे मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जो मैं यहाँ पे बिहेवियर मॉडिफिकेशन के सेशंस लेती हूँ उनमें मैं बच्चों में टॉलरेंस या फिर पेशेंस ज्यादा डेवलप हो उसके लिए मैं काफी सारी ऐसी उनसे एक्सरसाइजेस करवाती हूँ जिसमें कि बच्चों में धीरे 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 ये क्वालिटी आने लगती है कि बहुत जल्दी से वो अपना टेम्पर लूज नहीं करते हैं। अगर ये क्वालिटी बच्चों में अगर हमने स्टार्टिंग से इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि आगे जाके उनमें ये सारे इश्यूज में हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन या कंट्रोल ला पाएंगे। लेकिन बच्चे क्योंकि मूडी होते हैं उनके लिए अगर उनको हम पढ़ाने जाएंगे तो दे विल नॉट टेक इट। तो उनको गेम्स के माध्यम से, जैसे हम लोग आई मेक श्योर कि हम लोग वीक में एक दिन आउटडोर गेम खेलते ही खेलते हैं। अक्सर हम लोग सितोलिया खेलते हैं तो वहां पे उनके सारे भी, जैसे अगर किसी ने कुछ गलती कर दी तो उनकी लैंग्वेज उतर के आती है एकदम से। वो जिस लैंग्वेज में बात करते हैं वहां पे समझ में आता है कि बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं। सेकेंडली व्हाट आई अप्लाई इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब अगर बच्चे कुछ मांगते हैं तो उनको तुरंत नहीं देना चाहिए। जैसे ही उनमें हम थोड़ा सा डिलेड ग्रेटिफिकेशन की हैबिट डेवलप करते हैं तो ये बहुत इम्पैक्टफुल हो जाता है। धीरे धीरे उनमें पेशेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है कि अगर वो तुरंत मांग रहे हैं, उनको अगर आजकल है बहुत कॉमन है कि बच्चों ने कुछ भी मांगा उनको तुरंत मिल जाती है चीजें। सो वी हैव टू डिले दैट ग्रेटिफिकेशन फैक्टर। देन थर्डली व्हाट आई पुट इन माय क्लासेस इज कि उनको थोड़ा बोर होने देती हूँ मैं उनको। एक ही टॉपिक को बार बार रिपीट करती हूँ तो धीरे धीरे उनमें ये समझ में आने लगता है कि हर चीज हमेशा वैसी इंटरेस्टिंग नहीं होगी। आपको धीरे धीरे थोड़ा सा कुछ बोर्डम भी हैबिट होनी चाहिए हैंडल करने की। तो एक ये फैक्टर मैं उसमें डालती हूँ। मैं उन लोगों को घर पे कुछ राइटिंग वर्क भी देती हूँ, दैट ऑल्सो हेल्प्स मी अलॉट। क्योंकि मेंटल एफर्ट लेने की जब बच्चों की हैबिट हो जाती है तो वो धीरे धीरे उनमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखना शुरू हो जाता है। पित्त बैलेंस की मैंने ऑलरेडी बात करी कि पित्त इम्बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको उसमें थोड़ा सा उनका पानी का इंटेक बढ़ाना बहुत जरूरी है। वंस दे डू दैट उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। देन शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा की प्रैक्टिस मैं बच्चों को बोलती हूँ कि जब क्लास में बैठते हैं तो वो इस तरीके का मुद्रा बना के बैठते हैं और जितनी देर सेशन चलता है उनका ऐसा मुद्रा रहता है। तो शून्य मुद्रा इज रियली हेल्पफुल। वो इतना हेल्पफुल होता है कि वो हमारे ओवरऑल सिस्टम को काम डाउन करने में मदद करता है। और एक और चीज मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ बच्चों से कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल, जब उनको गुस्सा आने लगता है तो आई जस्ट टेल देम कि अगर आपका चंद्र नाड़ी चल रहा है, अगर आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे तो उससे आपको बहुत सारे उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। शुरुआत में तो उनको दिक्कत होती है लेकिन धीरे धीरे फिर वो इस प्रैक्टिस में अपने आप को ढाल लेते हैं। देन आई ऑल्सो हेल्प देम। मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ कि बच्चों को आप घर के कामों में उनका पार्टिसिपेशन एक हैबिट बना दें। जैसे छोटे छोटे जो घर के काम होते हैं, अक्सर मैंने देखा है बच्चों को कपड़ा समेटते टाइम बहुत गुस्सा आता है। वो जल्दी जल्दी उतना पेशेंस ही नहीं होता तो वो जल्दी जल्दी उसको समेटने का कोशिश करेंगे। तो आई जस्ट टेल पेरेंट्स कि आप धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे काम हैं, घर में बर्तन अरेंज करना है या फिर और भी ऐसी छोटी छोटी डेली घर की एक्टिविटीज हैं जिनको कि अगर अपन बच्चों में इनकॉर्पोरेट करवा पाए तो इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल। देन मैं एक और चीज प्रैक्टिस करवाती हूँ कि उनकी जो एनर्जीज हैं उनको चैनलाइज कैसे किया जाए। ये अक्सर काउंसलिंग में पेरेंट्स पूछते हैं कि उनकी जो एनर्जीज हैं उनको कैसे हम चैनलाइज करें। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी जो एनर्जीज हैं उनको किस तरीके से हम चैनलाइज करते हैं। अगर उनकी उन एनर्जीज को हम चैनलाइज कर पाए तो बहुत उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। नाउ देयर कैन बी अ क्वेश्चन दैट कैसे हर तरीके का बच्चा अलग होता है। तो बेसिकली हम बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसकी एनर्जीज को चैनलाइज कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज हम उसको अवार्डिंग सिस्टम डाल सकते हैं। साइकोलॉजी में हम लोग अवार्ड सिस्टम को बहुत पॉजिटिवली यूज करते हैं। जैसे कि अगर बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया है, सपोज टीवी देखते टाइम बच्चा बहुत फिजेटी है, रिमोट कंट्रोल से बहुत फिजेट कर रहा है, अगर तो उसको उनको रिवॉर्ड सिस्टम में अगर उसके साथ डालते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम ने आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपको एक बाहर की आउटडोर ट्रिप
करवाएंगे। तो इस तरीके से अगर रिवॉर्ड सिस्टम को यूज करते हैं तो किड्स रिस्पॉन्ड वेरी पॉजिटिवली टू दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देन शेयरिंग नॉलेज, जैसे हमारे यहाँ पे जो एक वो है एक्यूप्रेशर का एक बहुत अच्छा एरिया है। एक्यूप्रेशर अगर बच्चों को सिखाया जाए शुरू से कि इन पॉइंट्स पे आपको रेगुलरली प्रेशर देना है, तो ये जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनके सिस्टम में आ सकता है। जैसे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मेरे यहाँ जो बच्चे आते हैं तो उसमें लेवल 1 से जो फर्स्ट क्लास के बच्चों ने जब ज्वाइन किया था तो मैंने उनको फर्स्ट क्लास में ये हैबिट उनके सिस्टम में डाली थी। ग्रेजुअली जब वो बच्चे लेवल 6 तक आए, उस टाइम तक वो थर्ड क्लास में आ चुके थे, कुछ बच्चे थर्ड में थे, कुछ फोर्थ में थे, तो दे वर वेरी हैप्पी विद एक्यूप्रेशर, क्योंकि धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को अकोमोडेट कर लिया था उस हैबिट में। तो कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जैसे अगर नर्वसनेस आ रही है तो यहाँ पे अगर हम इस जगह पे अपने प्रेशर देते हैं, अगर अभी भी हम लोग सब ट्राई करेंगे देने का और कोशिश करेंगे, तो इससे कामिंग इफेक्ट आता है, हमारे पूरे बॉडी सिस्टम में कामिंग इफेक्ट आता है। या फिर अगर हम इस जगह पे थोड़ा सा एक्यूप्रेशर देते हैं, सुबह सुबह उठते ही अगर यहाँ पे और यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्यूप्रेशर से दबाएंगे, सुबह उठते टाइम दबाएं या फिर हम रात को सोते टाइम भी दबा लें, और दिन में भी बीच में एक दो बार अगर हम ऐसा करते हैं, तो इट लीव्स अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द होल बॉडी, इनफैक्ट ऑन द होल एनर्जी सिस्टम ऑल्सो। चक्रा सिस्टम में चक्रा मेडिटेशंस वगैरह भी है। बट देन अगेन ये डिपेंड करता है। मेरे यहाँ मैं क्लास में मेडिटेशंस भी करवाती हूँ बच्चों को, बट द मेडिटेशन हैज टू बी ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। बहुत लंबे में तो फिर वो डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। तो अगर छोटे से 2-2, 3-3 मिनट के मेडिटेशंस उनको कराया जाए, ओम के उच्चारण से बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट मैंने बच्चों में देखा है। और मैं कुछ सेशंस ऐसे भी लेती हूँ, जैसे प्रैक्टिकल सेशंस ऑफ गीता फॉर किड्स एंड टीन्स। तो उसमें हम कुछ प्रैक्टिकल सेशंस जब हम रखते हैं, हम कुछ गुस्से के ऊपर रोल प्लेस करते हैं, तो उससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। कुछ बच्चों को पेरेंट्स बनाती हूँ, कुछ बच्चों को किड्स बनाती हूँ, और जब वो गुस्से के ऊपर रोल प्ले करते हैं कि आपको इनैक्ट करना है कि आप कैसे गुस्से में रहते हो, उस टाइम अगर उनको मिरर दिखाया जाए कि गुस्से में अपने फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, तो बच्चे खुद बोलते हैं मैम ये तो बहुत बुरा लग रहा है। तो इस तरीके की अगर जब मैं कुछ एक्टिविटीज बच्चों में करवाती हूँ, तो उसमें मेरे को बहुत पॉजिटिव बच्चों में चेंजेस देखने को मिलते हैं। योगा प्राणायाम हम लोग सभी को पता है, लेकिन बच्चे इतने आराम से करते नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने उनको जब यहाँ पे अगर कभी आते हैं तो उनको जब पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज की कुछ चीजें बताती हूँ, या फिर उनको जब मैं बोलती हूँ कि चलो आज हम थोड़ा सा लाफिंग सेशन करेंगे, आज हम एक लाफिंग एक्टिविटी करेंगे, या फिर हम आज एक छोटा सा योगा प्रैक्टिस करेंगे, या फिर उनमें से जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उनको मैं बुला के करवाती हूँ, और जब वो अच्छे अच्छे पॉस्चर्स योगा के बताते हैं, सो दे फील मोटिवेटेड। वो घर पे जाके पेरेंट्स को बताते हैं कि मैम ने आज ये चीज डिस्कस करी, मैम ने आज ये बताया, तो दे फील गुड कि मैम हम ऐसा और करेंगे। सो इस तरीके की जो टेक्निक्स हैं, इनसे बच्चों के एंगर में और इम्पल्सिवनेस में मैंने पर्सनली बहुत चेंजेस देखे हैं। लेकिन हाँ, एकदम से चेंजेस नहीं दिखते हैं। वी हैव टू कीप अ लॉट ऑफ पेशेंस आवरसेल्व्स। अगर हम खुद पेशेंस रख के उन सब चीजों को देखते हैं तो इट इज वेरी बेनिफिशियल। यहाँ पे मैं एक मेरी पेशेंट थी, मेरी एक क्लाइंट थी, उनका मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। वो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी। बचपन से उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, इम्पल्सिवनेस बहुत ज्यादा थी उसमें, बचपन से ही थी। तो जब काउंसलिंग के लिए आई एक बार, उसको कुछ मैंने उसको जब बताया कि ये चीज सही नहीं है, उस टाइम तो उसने काउंसलिंग में कुछ नहीं बोला, लेकिन उसको शी फेल्ट वेरी बैड कि इन्होंने मेरी किसी भी चीज पे कमेंट क्यों किया, ऐसा क्यों बोला, मुझे ऐसा बोला ही क्योंकि ये सही नहीं है। घर से निकलते टाइम उसने बाइक पे, वो थी उसकी मम्मी बैठी थी, और उसने इतने गंदे तरीके से अपनी बाइक चलाई कि मोड़ पे वो दोनों गिर गए, और पत्थर से टकराते टकराते बचा उसकी मम्मी का। तो इस तरीके का जो इम्पल्सिव बिहेवियर है, ये बचपन में अगर इसको रेक्टिफाई नहीं किया जाता है तो ये आगे जाके टीनेज तक और फिर ग्रेजुअली यंग एडल्टहुड में भी आता है। और हम लोग देख ही रहे हैं, अभी कुछ रिसेंट टाइम, कुछ एक हफ्ते पहले की बात है, एक बच्चे ने ऑनलाइन गेमिंग पे कुछ रुपए हार गया तो ही कमिटेड सुसाइड। मतलब वो अपनी हार ही नहीं बर्दाश्त कर पाया। तो वो जो सेशंस में लेती हूँ उनमें मैं बच्चों को हारने के ऊपर भी हम लोग बहुत कुछ वर्कआउट करते हैं। हम लोग बेसिकली वी फील कि हाँ, अगर हम जीत रहे हैं तो हमको हारने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए।
मैं बच्चों से क्वेश्चंस ऐसे करती हूँ कि अगर आप हार जाते हैं आज तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उससे उनसे इस तरीके के क्वेश्चन से उनका एक सबकॉन्शियस जो रिएक्शन होता है वो समझ में आता है, फिर उस पर हम इजीली वर्कआउट कर सकते हैं. So these are the areas, these are the things which I make sure that I work in my behavior modification sessions, which I found very very helpful. अकेला मेरे सेशंस में नहीं, मैं एक स्कूल में साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ अभी 11th क्लास के स्टूडेंट्स को, तो मैंने वहां भी ये चीजें ऑब्जर्व करी कि वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं बच्चे, लेकिन रिजल्ट ऐसा चाहते हैं कि एकदम पॉजिटिव. दे डोंट वांट टू लिसन टू एनी नेगेटिव फीडबैक. एंड अनदर थिंग व्हिच आई हैव ऑब्जर्व वेरी फ्रीक्वेंटली कि बच्चे छोटी छोटी सी बातों में इंसल्टेड फील करते हैं. मैम ने हमको क्लास में सबके सामने ऐसा बोल दिया, मेरी इंसल्ट कर दी मैम ने. शी डिड नॉट हैव एनी राइट टू डू दैट. तो इंसल्ट वाली जो फीलिंग है ये बहुत कॉमन आ रही है. उनको ये रियलाइज करवाना कि आप इसको इंसल्ट में नहीं आप काउंट कर सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट. मतलब मैं भी बहुत बार इससे मुझे भी डिफिकल्टी होती है बच्चों को, इस टाइप के बच्चों के साथ डील करने में, कि ये इंसल्ट नहीं है. अगर आपके टीचर हैं, अगर आपके पेरेंट्स हैं, तो वो आपको जब पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, आपको सुनना अच्छा लगता है, तो आपको नेगेटिव फीडबैक भी वो देंगे और आपको उसको पॉजिटिवली लेना है. तो ग्रेजुअली जब अपने खुद के एग्जाम्पल्स उनके साथ शेयर करते हैं, तब वो उस चीज को पॉजिटिवली लेके एंड देन दे वर्क ऑन इट, दे रियली वर्क ऑन इट. So these are the areas on which I work with the kids. And other than that, फिजिकल जितने भी एरियाज हैं उनके, जो ये बीपी अगर उनका बढ़ रहा है, ये सब चीजें हमको एग्जैक्टली दिखती नहीं है, लेकिन बिहेवियर्स हमको दिख जाते हैं. तो बिहेवियर्स जब हमको दिखते हैं, और इनफैक्ट मेरे यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, सेकंड क्लास के बच्चे को भी और फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी अब ये पता है कि अगर हमने ज्यादा गुस्सा किया तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होगा, जिससे हमारे में ये चीजें आ सकती हैं. तो जब बच्चों के पेरेंट्स गुस्सा करते हैं तो बच्चे उनसे शेयर करते हैं कि मम्मी आप प्लीज इस तरीके से गुस्सा मत करिए, मैम ने बताया है कि फिर कॉर्टिसोल रिलीज होगा, फिर उससे आपको ये इश्यूज आ सकते हैं. सो दे आर वेरी रिसेप्टिव, दे आर एक्सट्रीमली रिसेप्टिव. वो ये सारी चीजों को ध्यान से सुनते हैं एंड दे आर रेडी टू वर्क ऑन इट. दे शेयर कि आजकल हमने मॉम को ये चीज बताई, मेरी मम्मी नाखून चबा रही थी, कुछ सोचते टाइम नाखून चबा रही थी, तो मैंने उनसे भी ये चीज शेयर करी. तो ये सारी चीजें भी बच्चे शेयर करते हैं. व्हाट आई रियली फील इज कि जितने भी सेशंस होते हैं, अगर उनमें थोड़ा सा टाइम बच्चों को बोलने दिया जाए, अगर उनको एक्सप्रेस करने दिया जाए, तो दे रियली कम अप विद ब्यूटीफुल वेज. वो खुद बताते हैं, वो खुद शेयर करते हैं कि मैम कल हमको इस बात पे गुस्सा आया था, लेकिन हमने इसको इस तरीके से डील किया. सो ग्रेजुअली उनमें इम्पल्सिवनेस की कमी मैंने ऑब्जर्व करी है, ये सारी चीजों को उनमें इंकॉर्पोरेट करने के बाद. और एक और चीज मैं क्लास में बहुत कॉमनली ऑब्जर्व करती हूँ कि बच्चे मजाक बहुत उड़ाते हैं एक दूसरे की. अगर कोई मोटा है तो उसको मोटा बोल देंगे, या कुछ ऐसा बोल देंगे कि जिससे उसकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं या इमोशंस हर्ट होते हैं. ये सारी चीजों के कारण ही बच्चे एंगर और इम्पल्सिवनेस का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंदर ग्रजेस रखते हैं कि तो उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझसे ये किया. तो ये रिवेंज वाली जो फीलिंग है, इसको अगर हम सेशंस में ही डालें, मैं रोल प्लेस के थ्रू बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स मैंने बच्चों में देखे हैं. तो जब रोल प्लेस अगर मैं करवाती हूँ स्कूल में, मैंने देखा है कि रोल प्लेस जब मैं करवाती हूँ तो उसका मैंने बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा है. इन सारी चीजों से मुझे अपने सेशंस में बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिले हैं. सो आई थिंक अदर देन दैट, जब पेरेंट्स नॉलेज शेयर करते हैं बच्चों से, तो सिर्फ एकेडमिक्स पे नहीं जाके जो हमारे यहाँ पे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि एक्यूप्रेशर की मैं बात कर रही थी, या फिर जो हमारे यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, या फिर जो हमारे यहाँ पे हर्ब्स हैं, अगर इन सारी इंफॉर्मेशन को बच्चों के साथ शेयर किया जाए तो उनका जो नॉलेज है वो बहुत अच्छे से इन सारे एरियाज में भी डेवलप होता है, एंड इट रियली गिव्स वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट. जैसे मैंने बच्चों से जब स्लीप वेक साइकिल के बारे में डिस्कस किया था, तो छोटे बच्चे थे, मैम व्हाट इज स्लीप वेक साइकिल. मैंने उनको बताया कि स्लीप वेक साइकिल एक सही समय पे सोना, एक सही समय पे उठना, और अगर ये साइकिल डिस्टॉर्ट होता है, फिर मैंने उनको सूरज का एग्जांपल दिया कि अगर सूरज किसी दिन लेट उगेंगे तो क्या होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो उन्होंने इम्प्रूव किया, बच्चों ने उस चीज पे ओवरकम करने की कोशिश करी कि मैम ठीक है,
अगर हम रात को 12 बजे तक जग रहे हैं तो अब हम थोड़ा सा जल्दी सोने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से बच्चे दे डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। मेरे बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं बच्चों के रिस्पॉन्स को लेके। सो दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर इन टुडेज लेक्चर कि इम्पल्सिवनेस और एंगर ऐसा नहीं है कि उसको हम बच्चों में रेक्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसको जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया जाए, इसको उस डिसऑर्डर की स्टेट तक नहीं जाने दिया जाए कि जहाँ पे ये इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर बन जाए, तो हम बहुत इजीली उन बच्चों को उनके एकेडमिक्स में अच्छा करवा सकते हैं, उन्हें किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर डिसऑर्डर में जाने से बचा सकते हैं। क्योंकि ये जो एरिया है, ये शुरुआत में सिर्फ दो चीजें रहती हैं, एंगर और इम्पल्सिवनेस, लेकिन धीरे धीरे यही एंजाइटी इशू में कन्वर्ट होता है, यही डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है, यही बिहेवियर डिसऑर्डर में कन्वर्ट होता है, यही मूड डिसऑर्डर में कन्वर्ट होता है, और फिर धीरे धीरे बहुत सारे, जिस बच्ची का मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि जिसने बाइक पे अपनी मम्मी को गिरा दिया था, वो बच्ची एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही डेंजरस एक मेंटल एलिमेंट है, उससे वो सफर कर रही थी, सिजोफ्रेनिया था, बहुत सारे क्लस्टर्स थे उसमें। तो इन सब चीजों को, बेसिकली कोई भी मेंटल इलनेस देखें हम, तो वो बिहेवियर डिसऑर्डर ही होता है। अगर बिहेवियर में हमने चेंजेस ले आए तो हम ऑटोमेटिकली उसमें भी हम चेंजेस ला सकते हैं, और अकेली मेडिसिन इसको रेक्टिफाई करने में पूरा सहयोग नहीं कर पाते हैं जब तक कि बिहेवियर में चेंजेस नहीं ला पाए, जब तक कि उनकी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी नहीं करी जाए। तो आई जस्ट फील कि हर एक बच्चे को उसको पावर ऑफ एक्सप्रेशन उसका हमको डेवलप करना चाहिए, उसको हमको ये बताना चाहिए कि गुस्सा बुरा नहीं है, लेकिन अगर जिस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हो, अगर उस रिएक्शन से आपको, अगर वो रिएक्शन आपके ऊपर अप्लाई करेंगे और आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो वो चीज आपको दूसरे के साथ नहीं अप्लाई करना चाहिए। सो आई थिंक विद दिस आई वुड लाइक टू जस्ट mention here कि it is very much comfortable, it is very much easy to bring changes in the kids with proper training, with proper guidance। वो जो भाषा समझते हैं बच्चों के साथ खेल कूद में ये सारे बिहेवियर्स को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम इन पे ध्यान देना अभी से शुरू करेंगे जब बच्चे छोटे हैं, तो इट इज, हम बहुत हद तक उनके लेट टीन्स में या फिर यंग एडल्टहुड में उनको इस तरीके के बिहेवियर डिसऑर्डर्स में जाने से, या फिर एंजाइटी में जाने से, या फिर डिप्रेशन में जाने से, या फिर सुसाइडल थॉट्स तक पहुंचने से रोक सकते हैं। सो आई थिंक विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड, एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, द क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम। जी, थैंक यू मालविका जी, बहुत अच्छी बातें बताई आपने रोल प्लेइंग के माध्यम से बच्चों में हैबिट डेवलप करने के लिए, और उनको लगातार बताते रहने के लिए कि आप ये गलत कर रहे हो। सूरज का उदाहरण आपने बहुत अच्छा दिया, सूरज अगर लेट उगेगा तो पूरी सृष्टि के नियम ही बदल जाएंगे, क्या होगा। तो सत्र ओपन है। डॉक्टर लक्ष्मण ने हैंड रेज किया है, लक्ष्मण सर अपनी बात रखें। यस सर, प्लीज। नमस्ते मालविका मैडम। नमस्ते सर, बताएं। नमस्ते। बच्चों का ऊपर तो पिता माता का बहुत ज्यादा से ज्यादा से एक्सपेक्टेशन होता है जी। कोई एक्सपेक्टेशन के नीचे कोई रिजल्ट करता है तो कुछ ना कुछ तो बोल सकता है, बोलेगा। वही बोलने के बाद तो उसको कोई बच्चा ऐसा टेंडेंसी है, हमारा त्रिपुरा में कोई बच्चा ऐसे सुसाइड कर लिया, तो ये इससे बाहर कैसे आ सकता है? पिता माता को तो ट्रेनिंग देते। जी जी। Okay. Another thing, in the school education system, the teacher in such way they're giving some torture in the form of teaching, in the form of commanding tone. So it is hampering the mental status of the children. Exactly. दोनों side. Another thing you have told, the lifestyle, the feeding system, that should be controlled. Some food have become excited after taking excitement. Some food are very normal, common quiet. So in this way, I think, how can we protect the child from anger, anguishment, or other factors? Please. Okay, sir, very nice. You have put up beautiful questions. इनफैक्ट आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बोला, आपने फूड हैबिट्स की बात किया, तो जो लाइफस्टाइल में मैंने इसको, आई शुड हैव एक्चुअली मेंशन दिस आल्सो, जब मैं पित्त इम्बैलेंस की बात कर रही थी तो खाने का बहुत इम्पैक्ट आता है।
आजकल जो जंक फूड इतना है या फिर बहुत स्पाइसी फूड है, तो इट रियली इम्पैक्ट्स आवर होल सिस्टम। वो अपने आप में एक बहुत एग्जॉस्टिव टॉपिक है। तो खाना तो जितना सात्विक होगा उतना अच्छा है, और जंक फूड से तो ऑब्वियसली बचाना ही चाहिए बच्चों को। लेकिन जो इसके पहले आपने 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोले थे कि अगर एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करते हैं बच्चे, और टीचर्स जब बच्चों से बातचीत करते हैं, सर एज आई ऑलरेडी सेड, जब मैं बता रही थी कॉजेस की, जब मैं बात बता रही थी, तो सोशल लर्निंग और पेरेंटल लर्निंग वो यही है। अगर बच्चे ने हमारी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करी, हमने भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हमारे पेरेंट्स की मीट नहीं करी, तो हमारे पेरेंट्स ने हमसे जैसे बिहेव किया, अगर पेरेंट्स अच्छे से बिहेव करके उनको बताएंगे, अगर पेरेंट्स खुद अपना टेम्पर लूज करके नहीं बताएंगे, और अगर बच्चा एक बार में नहीं समझ रहा है तो 2-3 अलग अलग उसको उदाहरण देके अगर समझाएंगे, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे बच्चा जरूर उनकी बात को समझना शुरू करेगा कि एक्सपेक्टेशंस, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस और एक्सेस एक्सपेक्टेशंस में अंतर है सर। अक्सर मैं जो काउंसलिंग में देखती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि मदर्स क्या बोलती है, मैम हमको ये चीज नहीं आती थी ना, तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये करे। इट इज नॉट पॉसिबल। हर एक की अपनी आइडेंटिटी है। अगर मैं कुछ नहीं कर पाई, वो मेरा ही बच्चा करे ऐसा जरूरी नहीं है। एक ये बच्चे की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। और जो भी टीचिंग प्रोफेशन में है, टीचर्स को टॉलरेंस और पेशेंस की ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर्स अक्सर वैसे बच्चों को लाइक करते हैं जो उनको जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, टीचर्स के लिए सारे बच्चे इक्वल होने चाहिए, और इनफैक्ट जिन बच्चों को ज्यादा गाइडेंस, जो थोड़े कमजोर है पढ़ाई में, उनको तो उनकी ज्यादा जरूरत होती है। आपने बिल्कुल सही वैलिड पॉइंट बोला। तो इसीलिए आई ऑलवेज मेक श्योर कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जब भी लेती हूँ, तो मैं उस टाइम सबसे पहले टीचर्स का एक बिहेवियर चेक करती हूँ कि टीचर्स खुद अपना पेशेंस कब लूज कर जाते हैं। बहुत बार होता है मेरे यहाँ पे भी, जब एक बच्चा, मेरे यहाँ बच्चे जब एक चीज को 15 बार भी पूछते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा पेशेंस और ज्यादा बढ़े उसमें, ताकि जब ये चीज बच्चे मेरे में देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने में भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो आई होप दैट आई हैव आंसर्ड ऑल 3 ऑफ योर क्वेश्चंस सर। जी, अलंकार जी अपना प्रश्न रखें। यस सर। मैंने कई बार अनुभव किया कि जैसे आहार है ना, वो बहुत इफेक्ट करता है किसी भी बच्चे या किसी भी व्यक्ति के जीवन पर। और इसको मैंने, क्योंकि मैं वकालत करता हूँ, तो मैंने एक सर्वे किया कि सबसे कम अपराध करने वाला कोई कम्युनिटी है। तो हालांकि मैं जैन हूँ, तो क्योंकि मैं कुछ जैन संतों को पढ़ाता हूँ, तो इस चीज को मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया है कि सबसे कम गुस्सा करने वाले जैन लोग होते हैं। उससे थोड़ा, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं, तो उसमें भी ये बात है कि सबसे कम जो क्राइम है, आर्थिक अपराधों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो दूसरे अपराध हैं उसमें जैन लोग और ब्राह्मण लोग ये कम इन्वॉल्व होते हैं। इसका कारण ये क्योंकि उनका आहार शुद्ध होता है। पहली बात तो नॉन वेज करते, दूसरी बात जमीकंद और मसालों का, क्योंकि नॉन वेज खाएंगे तो बहुत सारी आलू, प्याज, लहसुन, ये चीजें नहीं खाएंगे, तो उससे उनके अंदर